तो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने सिग्निफिकेंट फिगर इनके ऊपर अपनी स्टडी की थी और सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर आपको मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए थे। जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे, एक दो क्वेश्चन जो अपने आपको मैंने करने के लिए दिए थे। इसके बाद में हम जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक हमारे पास है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या चीज़ है? सबसे पहले इसकी अगर अपने डेफिनेशन देखें एक्चुअल में ये होता क्या है, तो अपने इसको डिफाइन किया है, एनी कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ द डायमेंशन ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। जब भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी आपके पास क्या हो सकती है, जैसे 4 है, ठीक है। अब 4 आपके पास क्या है, ये तो अपने पास एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। इसके यहाँ पर यूनिट क्या यूज़ में ले रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो इस एक जैसे अपने मैंने एग्जांपल लिया, अपने पास यहाँ पर क्या आ गया 4 मीटर। इस 4 मीटर को आप, ये जो यूनिट है इसकी मीटर, इस मीटर को आप कन्वर्ट करना चाहते हो सेंटीमीटर में, या इस मीटर को कन्वर्ट करना चाहते हो आप किलोमीटर में, ठीक है। तो इस यूनिट का जो कन्वर्जन किया जाता है वो कन्वर्जन किसके अंदर किया जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर किया जाता है। मीन्स आप कह सकते हो कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड यूज़ में लिए जाते हैं उस मेथड को अपने यहाँ पर क्या नाम दिया है, डायमेंशनल एनालिसिस अपने मेथड यूज़ नाम दिया गया। फॉर एग्जांपल जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर अपने एक ऐसा यूनिट है, तो अपने टेम्परेचर की आपको 3 यूनिट अपने बात बताई थी, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो केल्विन, अगर डिग्री सेल्सियस स्केल के ऊपर आपको टेम्परेचर दे रखा है, उस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आप केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल के अंदर रिलेशन पता होना चाहिए, तभी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने आपको दे दिया यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस, और इस 25 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो। तो केल्विन स्केल में कब कन्वर्ट कर पाओगे, जब आप डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल के अंदर आप इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उस रिलेशन के बारे में जब आपको पता होगा, तभी आप इस डिग्री सेल्सियस जो आपके पास टेम्परेचर है इसको केल्विन टेम्परेचर में आप कन्वर्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले जो बात है डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर, आप जब एक यूनिट को कन्वर्ट दूसरी यूनिट में जब आप करते हो तो उन दोनों यूनिट के बीच का रिलेशन जो है उस रिलेशन के बारे में आपको पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर आप उसको कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड अपने जो यहाँ पर यूज़ में लेंगे, उस मेथड का जो नाम अपने जो दिया है वो क्या दिया है, डायमेंशनल एनालिसिस, या आप इसको फैक्टर लेवल मेथड बोल सकते हैं, ठीक है, फैक्टर लेवल मेथड, या इसको क्या नाम दिया जा सकता है, यूनिट फैक्टर मेथड। फैक्टर लेवल मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड, और जो टॉपिक हमारा है डायमेंशनल एनालिसिस, ये इसको आप नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर सिंपल सा टॉपिक है जिसके अंदर अपने एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है वो अपने यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह से उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप एक पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से इस टॉपिक को अपने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अपने डायमेंशनल एनालिसिस जो मेथड है उसको अपने यूज़ में लिया जाता है। तो आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, ए पीसेस ऑफ मेटल इज़ 3 इंच। कोई भी मेटल का पीस है जिसकी जो लेंथ है आपके पास क्या है, 3 इंच लॉन्ग, व्हाट इज़ इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो 3 इंच जो लेंथ दे रखी है इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है। मीन्स जो आपके पास यहाँ पर जो एक जो यूनिट है उस दूसरी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इंच और सेंटीमीटर में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। वो रिलेशन क्या है कि अपने कह सकते हैं कि जो 1 इंच, वी नो दैट 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रिलेशन है किसके बीच में, इंच और सेंटीमीटर के अंदर। तो 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब इसके लिए एक अपने इक्वेशन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें, जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन के लिए मैंने एक इक्वेशन बनाई। वो इक्वेशन मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ इसको, कि मैंने लिखा 1 इंच डिवाइड बाय 2.54 सेंटीमीटर इक्वल 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 इंच।
तो अपने ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को कुछ इस फॉर्म में अपने यहाँ पर लिखा जा सकता है। इट मीन्स अपने यहाँ पर कह सकते हैं 1 इंच डिवाइड बाय 2.54 सेंटीमीटर इक्वल 1 एंड 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 इंच ऑल्सो इक्वल 1। ठीक है, इसका मतलब यही है कि 1 इंच डिवाइड बाय 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एंड 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 इंच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस टाइप का ये अपने यहाँ पर कुछ रिलेशन बनाया और इस रिलेशन को अपने यहाँ पर जो नाम दिया जाता है, इस रिलेशन को अपने बोलते हैं यहाँ पर यूनिट फैक्टर। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिलेशन अपने पास सामने बन रहा है, उस रिलेशन को अपने यहाँ पर क्या नाम देंगे, इस रिलेशन का हमारे पास नाम आ जाता है यूनिट फैक्टर। ठीक है, और अपने कह सकते हैं कि इफ़ सम नंबर इज मल्टीप्लाई बाय दिस यूनिट फैक्टर इट विल नॉट बी अफेक्टेड। क्लियर होगी चीज़ अपने पास। वो कह रहा है अपने को कि ये जो यूनिट फैक्टर है, इस यूनिट फैक्टर को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होता है, अनअफेक्टेड रहता है, इसके ऊपर किसी टाइप का कोई फैक्टर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर ये कहा है इफ सम नंबर इज मल्टीप्लाई बाय दिस यूनिट फैक्टर इट विल नॉट बी अफेक्टेड। क्लियर होगी चीज अपने पास यहाँ पर कि इस यूनिट फैक्टर को आप किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इफेक्टेड नहीं होता है, इसके ऊपर किसी टाइप का इफेक्ट अपने को देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है चीज। तो अपने को यहाँ पर इसको जो मल्टीप्लाई जो करना है वो किससे करना है, 3 से, क्योंकि अपने को कन्वर्ट करना है 3 से। तो अब अपने पास इन दोनों रिलेशन में से ये और ये, इन दोनों रिलेशन में से कौन सा रिलेशन यूज में ले जिसको अपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपने को वो रिलेशन यूज में लिया जाएगा इस रिलेशन और इस रिलेशन में जिसमें अपने को देखो जो आंसर है वो आंसर किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। तो जिसमें अपने को आंसर चाहिए, जिस यूनिट में आंसर चाहिए वो यूनिट अपर साइड होगी, ऊपर की तरफ होगी। फ्रैक्शनल में अगर अपने देखें अपर की तरफ होगी, वो अपने को रिलेशन लेंगे। तो देखें इसमें ऊपर की तरफ आपके पास क्या आ रहा है, इंच, और इसमें ऊपर की तरफ कौन आ रहा है, सेंटीमीटर। तो इट मीन्स आप रिलेशन कौन सा यूज में लेंगे, ये वाला रिलेशन यूज में लिया जाएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 इंच इंटू अपने इसको कर देंगे 3 इंच। क्लियर होगी चीज़ अपने पास। तो इन से इंच क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल। तो इट मीन्स आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, 2.54 सेंटीमीटर को आप किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो। तो इससे जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, जैसे अपने पास 7.62 और यूनिट आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से अपने यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो अपने पास डायमेंशनल एनालिसिस है इसको यूज में लिया जाता है। सबसे पहले एक इक्वेशन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं और इस इक्वेशन को अपने क्या बोलते हैं, यूनिट फैक्टर। और इस यूनिट फैक्टर जो अपने पास है, जैसे अपने पास ये जो 1 यूनिट फैक्टर है, इस यूनिट फैक्टर को अपने किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। क्लियर होगी चीज अपने पास। तो अब इन दोनों में से कौन सा अपने रिलेशन यूज में लिया जाता है, तो उसके लिए वो कहता है अपने को कि जिस यूनिट में आपको आंसर चाहिए वो यूनिट हमेशा कहाँ होनी चाहिए, ऊपर की तरफ आपके पास होगी। उस रिलेशन को आप यूज में लेते हुए इस फैक्टर को आप यूज में लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास एक यूनिट को दूसरी यूनिट में इजीली क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन और लेते हैं अपने, और फिर उसके अंदर भी समझने की कोशिश करते हैं अपने यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए इसी टाइप से क्वेश्चन दे रखा है। वो क्वेश्चन क्या है, ए जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। यहाँ पर आपको जो एक जग है उसके अंदर मिल्क कितना है, 2 लीटर वॉल्यूम दे रखा है आपका, और इस वॉल्यूम को कन्वर्ट किस में करना है, मीटर क्यूब वॉल्यूम में आपको क्या करना है, यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन अपने पास क्या होता है कि अपने कहते हैं कि जो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये रिलेशन है किसमें, लीटर और सेंटीमीटर में। और सेकंड आपको पता है कि जो 1 मीटर है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये 2 रिलेशन अपने पास जिसका अपने को यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए, पहली चीज़ मैंने कही थी कि यूनिट कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए जिस यूनिट को आप यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते हो। तो ये अपने पास यह क्या हो गया, इन दोनों में क्या बन गया, रिलेशन बन गया। अब अपने क्या करते हैं
कि इस रिलेशन को अपने इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो इक्वेशन की फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1 मीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एंड 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 इज आल्सो इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या बन गई, अपने पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को अपने यूनिट फैक्टर इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पर आपको देखें कि जो वॉल्यूम है वो एक्चुअल में वॉल्यूम किस में लेना है, मीटर क्यूब में लेना है, और यहाँ पर अपने क्या दे रखा है, एक्चुअल में मीटर दे रखा है। तो इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, 1 मीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 मीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये रिलेशन क्यों यूज में लिया, मैंने आपको बताया था। देखिए आप ये भी ले सकते थे, ये क्यों लिया, मैंने कहा था कि जो आंसर में आपको यूनिट चाहिए वो रिलेशन अपने यूज में लेते। तो मेरे को आंसर में क्या चाहिए, मीटर चाहिए, और मीटर का रहा है ऊपर आ रहा है, तो अपने इसको क्या लिख दिया, वो अपने रिलेशन इसमें से यूज में ले लिया। तो आपने इसको लिख दिया 1 मीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर इज ऑल्सो इक्वल 1, और इसकी भी क्या बना देते हैं अपने यहाँ पर क्यूब बना देते हैं। पूरा अगर लिखना चाहो तो पूरा आप ये लिख सकते हो इसको, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर, और इसका भी अपने क्या ले लेते हैं यहाँ पर क्यूब ले लेते हैं। लेकिन अपने को रिलेशन कौन सा चाहिए, ये वाला रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो इस रिलेशन को अपने यहाँ पर यूज में लेते हुए अपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है इसको अपने क्यूब में कन्वर्ट कर देते, तो अपने पास क्या हो जाता है, 1 मीटर क्यूब डिवाइड बाय 100, और 100 का क्या है अपने पास क्यूब ले रहे हैं, तो 100 का क्यूब अपने पास जो हो जाता है वो कितना आ जाता है अपने पास 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 क्यूब लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपने कहते हैं कि जो यूनिट फैक्टर है, इस यूनिट फैक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसके ऊपर किसी टाइप का कोई फैक्टर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो नंबर कौन सा अपने पास, 2 लीटर। तो सबसे पहले जो 2 लीटर है उस लीटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं अपने पास, कि जो लीटर वॉल्यूम है उस लीटर वॉल्यूम को अपने पास रिलेशन तो किस में, मीटर और सेंटीमीटर में है, तो अपने जो लीटर वॉल्यूम जो दे रखा है उस लीटर वॉल्यूम को अपने किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटीमीटर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस लीटर वॉल्यूम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू, तो अपने पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने इस 1 फैक्टर है अपने का, इस यूनिट फैक्टर को अपने किसी नंबर से अगर अपने यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो अपने पास इसके ऊपर अपने कहा था इसके ऊपर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अपने इसको क्या लिख देंगे, 2 इंटू, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, तो इस फॉर्म में आपने इसको लिख दिया। तो इस फॉर्म में लिखने के बाद में आपका जो यहाँ से जो आंसर रहेगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये क्या 10 टू पावर 3 भी लिख सकते हैं इसको, और ये क्या 10 टू पावर 6 है। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -3, क्योंकि यहाँ पर क्या 6 था और यहाँ पर 3 था, तो पावर ऊपर हो जाएगी 10 टू पावर 3 माइनस 10 टू पावर -6, तो आपके पास ये आ जाएगा। और साथ में इसका जो रिलेशन अपने पास जो यूनिट बन जाएगी वो यूनिट क्या बन जाएगी आपके पास, मीटर क्यूब यूनिट आपके पास बन जाएगी। तो इट मीन्स अपने पास यहाँ पर 2 लीटर जो वॉल्यूम है उस 2 लीटर वॉल्यूम को जब आप मीटर क्यूब यूनिट में आप अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो मीटर क्यूब यूनिट में कन्वर्ट करने पर ये जो वैल्यू जो आपके सामने आती है वो कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब आपके पास वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से अपने एक यूनिट को ईजिली दूसरी यूनिट में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन इसमें देता हूँ जिसके अंदर आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, और वो कन्वर्ट किस टाइप से करोगे, आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा आपके लिए वो रहेगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप उसको इजीली सॉल्व कर लेते हो तो इट मीन्स ये जो डायमेंशनल एनालिसिस जो टॉपिक है वो डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपके पास रिलेशन बनता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल, ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम है, और ये अपने पास इक्वल किसके, कितने इसमें, ठीक है। तो पहला आपके लिए इसको फिल करना है आपके पास यहाँ पर है, और सेकंड आप यहाँ पर कर सकते हैं कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल किलोग्राम, ठीक है, कितने किलोग्राम में, और इसको फिर आपको कन्वर्ट करना है नैनोग्राम में।
ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि कितना आपका यहाँ पर जो आंसर है इसके अंदर आ पाता है। क्लियर होगी चीज़ अपने पास। तो ये जो अपना जो टॉपिक था डायमेंशनल एनालिसिस, इस टॉपिक को अपने यहाँ पर क्लियर कर लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है लिमिटिंग रिएजेंट्स। लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होता है, कोई भी अपने पास बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अब बैलेंस इक्वेशन जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटालिस्ट वी गेट अमोनिया गैस। क्लियर है। तो इस इक्वेशन में अपने को कहता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन का जो 1 मोल है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ, ठीक है। इट मीन्स जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास 2 मोल क्या बन जाएगा, यहाँ पर अमोनिया बन जाएगा। तो वो कह रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर अपने एक बैलेंस इक्वेशन है जिसके अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इट मीन्स जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी आपके पास कोई भी जो रिएक्टेंट है वो आपके पास बचेगा नहीं, पूरे रिएक्टेंट यूज़ हो गए किसमें, अमोनिया की फॉर्मेशन में, ठीक है। अब अगर मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर कि नाइट्रोजन को 3 मोल की जगह पर मैं यहाँ पर 2.5 मोल यूज़ में लेता हूँ, तो नाइट्रोजन को 3 मोल की जगह पर मैंने कितना यूज़ में ले लिया, 2.5 मोल यूज़ में लिया। इनके जो रिएक्शन का जो रेशो रहता है वो रिएक्शन का जो रेशो है 1:3 में। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं वो रेशो क्या रहता है अपने पास, 1:3 रेशो रहता है। बट अपने जो रेशो ले रहे हैं 1:2.5 ले रहे हैं। इट मीन्स हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो हाइड्रोजन की अमाउंट क्या हो गई, कम हो गई। तो हाइड्रोजन जब कम हो गया इट मीन्स हाइड्रोजन कैसा रिएजेंट हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। तो जिस रिएक्शन के अंदर किसी भी सब्सटेंस या किसी भी रिएजेंट की अमाउंट अगर लेस अमाउंट में अगर होता है तो उस लेस अमाउंट वाले रिएजेंट को अपने क्या बोला जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है। क्लियर होगी चीज अपने पास। तो जिस रिएजेंट की अमाउंट रिएक्शन में कम होगी, या बैलेंस इक्वेशन को अगर देखा जाए उस बैलेंस इक्वेशन के अंदर जिस रिएजेंट की अमाउंट अगर कम अपने पास होती है उस रिएजेंट को अपने क्या नाम देते हैं, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट नाम देते हैं, ठीक है। इस चीज को करने के लिए अपने यहाँ पर एक क्वेश्चन डालते हैं और इस क्वेश्चन से इस चीज को अपने क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अपने लिमिटिंग रिएजेंट जो टॉपिक है उसको क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 29 ग्राम, ठीक है, 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या है कि बैलेंस इक्वेशन लिखें। बैलेंस इक्वेशन क्या बनती है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये इसकी एक बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अपने क्या बोला जा सकता है, यहाँ पर एक बैलेंस इक्वेशन की फॉर्म में अपने इसको लिखा गया है। यहाँ पर अपने एक्चुअल मास अगर इनके देखे जाए तो इनके एक्चुअल मास कितने हैं, आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन एंड वी गेट 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल। तो ये तो क्या मोल कंसेप्ट के अंदर। अपने ग्राम में बात करें तो हाइड्रोजन का मास बेसिकली अपने क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, बट एक्चुअल मास क्या होता है 1.008 ग्राम अपने ले सकते हैं, ठीक है। तो आप 1 लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और या बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट अगर चाहते हैं तो इसको अपने क्या ले लेंगे, 1.008 ग्राम ले लेंगे। तो अपने इसको कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 4 × 1.008, ठीक है, ग्राम। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ऑक्सीजन का मास जो अपने पास होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16, तो एक एटम का 16 कितने एटम दे रखे हैं 2 × 16 ग्राम, ठीक है, ये आ जाएगा। सेम आपको वाटर के लिए चाहिए तो वाटर के लिए कितना आ जाएगा आपके पास 4 × 1.008 प्लस 2 × 16, ठीक है। तो ये अपने पास वाटर मॉलिक्यूल के लिए आ जाएगा। तो जब आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास अगर फाइंड करते हो तो वो आ जाता है 4.032 ग्राम। ये आपके पास हाइड्रोजन के जो 2 मॉलिक्यूल्स का मास आ गया। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल का जो मास आया वो कितना है 32 ग्राम आपके पास मास आ गया, और वाटर मॉलिक्यूल का जो मास आया ठीक है, ये अपने पास ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल का अपने पास यहाँ पर मास आ जाता है अपने पास। क्लियर है। तो ये इनके टोटल मास हो गए। अब अपने पास यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट कितनी दे रखी है हाइड्रोजन की, ये तो क्या इक्वेशन के अकॉर्डिंग,
ये तो अपने पास जो बैलेंस इक्वेशन है, इस बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर निकाला है। वो क्या निकल कर आया है कि 4.032 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करता है, 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ पर ये जो रिजल्ट आपके सामने आया है, तो ये रिजल्ट तो आ गया बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट। अब क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 29 ग्राम ऑक्सीजन, कि यहां पर ये तो आप कह सकते हो कि इक्वेशन का रिजल्ट है। प्रैक्टिकली रिजल्ट वो कहता है कि यहां पर एक्चुअल में जो हाइड्रोजन दी गई है वो कितनी दी गई है, 3 ग्राम, और ऑक्सीजन कितनी दी गई है, 29 ग्राम आपको ऑक्सीजन दी गई है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली रिजल्ट दे रखा है कि आपने वैल्यू ली कितनी है, और ये वैल्यू आपके पास किसकी आ रही है, थ्योरेटिकली वैल्यू आ रही है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, इनका रिएक्ट करने का रेशियो क्या दे रहा है, 4.032 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना रह रहा है, 32 ग्राम, ये रेशियो है इनका रिएक्ट करने का। बट आपको अमाउंट ये दे रखी है 29.0 ग्राम आपको अमाउंट दे रखी है। तो कहता है इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो आप यहां पर निकाल सकते हैं 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जब आपने 3 ग्राम हाइड्रोजन को जब यूज में लेते हैं, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, जब 3 ग्राम हाइड्रोजन को यूज में लेते हैं तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितनी है, तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी अपने पास, 32 ग्राम डिवाइड बाय 4.032 ग्राम। ठीक है, इनटू आप यहां पर कितना ले लेंगे इसको, 3 ग्राम इंटू 3 ग्राम। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की जो अमाउंट आ जाती है वो कितनी आ जाती है आपके पास, 23.8 ग्राम। ये आपके पास रिक्वायर्ड ऑक्सीजन आ जाती है। क्या आ जाती है अपने पास यहाँ पर, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, की 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए आपको, 23.8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन आपको ऑक्सीजन एक्चुअल में कितनी दे रखी है, हमको ऑक्सीजन एक्चुअल में कितनी दे रखी है, 29 ग्राम दे रखी है। तो इसका मतलब आपके पास जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एक्सेस में दे रखी है। कितनी दे रखी है आपको, वैल्यू तो 29 दे रखी है, माइनस कर देते हैं इसमें 23.8 को दे देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप इसमें से 23.8 को अगर माइनस करते हो तो आपके पास जो ऑक्सीजन जो बचती है वो कितनी रह जाती है, 5.2 ग्राम ऑक्सीजन। 5.2 ग्राम ऑक्सीजन आपके पास किस में रहेगी, एक्सेस में रहेगी। इतनी ऑक्सीजन रिएक्शन होने के बाद में आपके पास बच गई। ठीक है, इसका मतलब खत्म कौन हुआ है पहले, तो खत्म पहले कौन हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। खत्म पहले कौन हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। इट मींस इस रिएक्शन के अंदर, इस वैल्यू के अंदर आपके पास जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आपके लिए यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट का वर्क करेगा, क्योंकि ये रिएक्शन में आपके पास क्या हो रहा है, पहले खत्म हो रहा है या पहले कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था लिमिटिंग रिएजेंट, जो टॉपिक था उसको अपने यहाँ पर क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया।